नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेरस पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, अगर बात की जाए यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, तो ये किसका पार्ट बनेगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कि आधुनिकालीन भारतीय इतिहास का? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मध्यकालीन इतिहास, कहाँ से शुरू होगा आधुनिकालीन इतिहास, कहाँ से शुरू होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक, और यह किसी भी देश का इतिहास कब से प्राचीन कहा जाएगा, कब से मध्य कहा जाएगा और कब से आधुनिक कहा जाएगा। ठीक, क्योंकि कई बार छात्रों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल कब से शुरू होता है, तो भारत की जहाँ तक बात है तो छात्र बताने लगते हैं सर 1857 से आधुनिक काल शुरू होता है। आप खुद ही सोचो, रात में सोए हो, किसी भी डेट को ले लो, 31 दिसंबर को ले लो, आप रात में सोए हो, 31 दिसंबर 1857 जैसे ही बीता और 1858 में जैसे ही शुरू हो गया वैसे आधुनिक काल आ गया। सोते ही और जगने में आधुनिक काल शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये सोच आपकी गलत है। ठीक, तो थोड़ा सा टॉपिक है, ये समझते हैं इसको। पहले हम देखिए, प्राचीन इतिहास की जहां तक बात है, तो प्राचीन इतिहास जैसे ही मानव का उद्भव हुआ वैसे ही प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है। जैसे ही मानव का उद्भव होता है वैसे ही प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है। और ये बात आप सभी जानते होंगे। दिक्कत आती है मध्य और आधुनिक में। तो मध्यकालीन इतिहास कब शुरू होता है? ध्यान रखिएगा, जैसे ही सामंतवाद शब्द दिखाई दे, सामंतवाद, जैसे ही सामंतवाद शब्द दिखाई दे, आप समझ जाइए ये मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया है। और सामंतवाद क्या होता है? भूमि आधारित अर्थव्यवस्था, भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की बात होती है इसमें। और इस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं मध्यकालीन इतिहास की, आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तब वहां डिस्कस किया जाएगा सामंतवाद का। यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि भूमि आधारित अर्थव्यवस्था जहाँ होगी वो सामंतवाद होगा। तीसरी बात, आधुनिक काल। आधुनिक काल ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण और प्रबोधन, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पुनर्जागरण और प्रबोधन शब्द दिखाई दे जाए, आप समझ जाइएगा कि आधुनिक काल शुरू हो गया। ठीक, अब पुनर्जागरण क्या होता है? देखिए, माना जाता है कि मध्यकाल में हम सो गए थे और दोबारा अब हम जग रहे हैं, यानी नए कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मध्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, इसलिए हम सोए हुए माने जाते हैं। और जैसे ही हम जगे तो पुनर्जागरण शुरू हुआ। और जैसे ही पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण आपके अंदर लाता है प्रबोधन। प्रबोधन मतलब आप प्रबुद्ध बन गए, यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता आ गई। ठीक, तो ये दोनों वर्ड, पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी घटनाएं जैसे ही दिखने लगे, आप समझ जाइएगा कि आप आधुनिक काल में प्रवेश कर गए हैं। ठीक, तो अब डेट के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, हर देश का अलग अलग समय का होगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ब्रिटेन के लिए अलग टाइम पीरियड होगा, इंडिया के लिए अलग टाइम पीरियड होगा, यूरोप, अमेरिका के लिए अलग टाइम पीरियड होगा। ठीक, किसी एक समय में सबका नहीं हो सकता। ठीक, जब सामंतवाद भारत में नजर आएगा तो यहाँ मध्यकाल होगा, और जब सामंतवाद यूरोप में नजर आएगा तो यूरोप में मध्यकाल होगा। बात समझ आई? जब पुनर्जागरण भारत में दिखेगा तो भारत में आधुनिक काल शुरू होगा, और जब पुनर्जागरण यूरोप में दिखेगा तो यूरोप में आधुनिक काल शुरू होगा। ये बात आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका भी कोई टाइम पीरियड है? तो जी हाँ, टाइम पीरियड है। ध्यान रखिएगा, भारत से व्यापार यूरोपियों का प्राचीन काल से होता आ रहा है। यूनानी भारत से व्यापार करते थे प्राचीन समय से ही। ठीक, और ये व्यापार दो मार्गों से होता था, जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ जल मार्ग से कहाँ से होता था और थल मार्ग से कहाँ से होता था। देखिए, ये है आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया, और ये एरिया है आपका यूरोप, ये एरिया आपका यूरोप है। अब यहाँ से एक तो ये देश है तुर्की, तो तुर्की होके भारत के लिए व्यापार होता था। दूसरा ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होकर भारत के लिए व्यापार होता था। और तीसरा ये है लाल सागर, लाल सागर से होकर भारत के लिए व्यापार होता था। तो ये तीन रास्ते में, जिसमें एक दो जलमार्ग है और एक स्थल मार्ग है। इन रास्तों से भारत के साथ यूरोपीय व्यापार किया करते थे। अब बात आती है कि जब ये कंपनियां आई तो क्या उन्होंने नया मार्ग खोजा? अगर नया मार्ग खोजा तो खोजने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो
इसके लिए पीछे वाली स्लाइड में हम एक बार चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नए मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान रखिएगा, जो रोमन साम्राज्य था जब दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया, तो एक बना पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक बना पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी है रोम, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी है रोम, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनती है कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया वही है जो तुर्की में आज इस्तांबुल है। इस्तांबुल ही पहले क्या था, कुस्तुनतुनिया था तुर्की में। ठीक, बेसिकली होता क्या है कि 1453 में, ध्यान रखिएगा 1453 का ये जो डेट है विश्व के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट पे ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया, ऑटोमन तुर्कों ने क्या किया कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। अब जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पे अधिकार किया, आपको मैप में दिखाता हूँ कहानी वहां से क्या बदलती है। पूर्वी रोमन साम्राज्य पे अधिकार करने से क्या हुआ, ये आपका जो दिख रहा है ये एरिया, अगर पूर्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात करें तो ये एरिया इधर है पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इधर बनेगा आपका इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य में ये रहा कुस्तुनतुनिया। तो तुर्कों ने, ऑटोमन तुर्कों ने इस रीजन पे अपना आधिपत्य जमा लिया। जब इस रीजन पे आधिपत्य जमा लिया तो यहाँ के व्यापारियों के लिए ये जल मार्ग का रास्ता भी बंद हो गया और स्थल मार्ग का भी रास्ता बंद हो गया। और ऐसा नहीं पूरी तरह बंद हो गया, वेनिस के और जेनेवा के व्यापारी ये व्यापार किया करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी यूरोप के लोग यहाँ से व्यापार कर पाए। अब जब पश्चिमी यूरोप के लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे तो उनको एक नए रास्ते की आवश्यकता पड़ेगी, और इस नए रास्ते की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां पे पहले से हुए पुनर्जागरण ने बड़ा योगदान दिया। अब एक थोड़ा सा पीछे क्यों चलते हैं, जब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, तो यहाँ के जो विद्वान लोग थे, कलाकार लोग थे, वो पश्चिम की ओर गए और इनको मुख्यतः शरण मिली इटली में, और इटली में पुनर्जागरण हो जाता है। जब पुनर्जागरण हो जाता है तो खोजों का दौर शुरू होता है, आविष्कारों का दौर शुरू होता है। उसी समय कुछ साइंटिफिक आविष्कार होते हैं, जैसे कुतुबनुमा सुई का आविष्कार, ठीक, जिससे आप दिशा पता लगा सकते हो। दूसरा, जहाज रानी के क्षेत्र में बड़े आविष्कार होते हैं, बड़े बड़े जहाज बनने लगते हैं। और ये दोनों होने की वजह से भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो जाता है, और भौगोलिक खोजों का जब युग शुरू होता है तो नए मार्ग पता चल जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। ठीक, तो भौगोलिक खोजों का युग शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अब जब भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ तो जरूरत इसके लिए क्या पड़ी, भौगोलिक खोजों के लिए जहाज रानी की आवश्यकता पड़ी और दिशा सूचक यंत्र। ठीक, अब अभी बताया हूँ, बड़े बड़े जहाज बनने लगे, नौ परिवहन में प्रगति हो गई, दिशा सूचक यंत्र बन गए, कुतुबनुमा बताया हूँ आपको, इनकी आवश्यकता पड़ेगी और ये सारे बन गए। जब ये बन गए तो सबसे बड़ी चीज पुनर्जागरण ने और क्या दे दिया यूरोप वासियों को, कि उनमें दुस्साहस भर दिया, खोज करने की, काम करने की, बड़ा बनने की, ये दुस्साहसी बन गए। और इस दुस्साहस में उन्होंने क्या किया, नए नए मार्गों की खोज की। अब इसमें कौन आगे आए, तो दो लोग बहुत आगे आए, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर उनकी उपाधि थी। ठीक, उन्होंने क्या किया, मैप में दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये जो जगह है ये है पुर्तगाल और इसी के बगल में यहाँ स्पेन। तो हेनरी ने क्या किया, ये अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग का कई चक्कर लगाया था और यहाँ का मैप बना दिया था। ठीक, इस एरिया का मैप बना दिया था। अब 1847 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमू डियाज, ठीक, बार्थोलोमू डियाज, ये ज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमू डियाज 1847 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अब दिखाता हूँ आपको मैं मैप में, अफ्रीका महाद्वीप में ये है आपका जो देश है, साउथ अफ्रीका देश है, और ये जो जगह दिख रहा है
ये है केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमो डियाज यहाँ से चलता है पुर्तगाल से, और इस रास्ते होते हुए पहुंच जाता है आपका केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ तक तो पहुंच गए, अब उनको पता लगाना था भारत के रास्ते का। ठीक, उसके बाद कोलंबस चलते हैं, स्पेन ने स्पॉन्सर किया था उन्हें, वो चलते हैं भारत की खोज के लिए और पहुंच जाते हैं अमेरिका। ये अमेरिका जाके अमेरिका की खोज कर देते हैं कोलंबस। इसके बाद एक यात्री और मैगलन, ये भी यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, आप जानते होंगे, मैगलन जलसंधि है। यहाँ से होते हुए अब प्रशांत महासागर पहुंचते हैं, और मैगलन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जल मार्ग से पूरी विश्व का चक्कर लगाए थे। उसके बाद आते हैं वास्को डिगामा। पुर्तगाल से चलते हैं वास्को डिगामा, यहाँ से चलते हैं केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। चूंकि केप ऑफ गुड होप का रास्ता तो उन्हें पहले ही पता था, केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मालिक, जो गुजरात के थे। अब्दुल मालिक उनको रास्ता बताते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, और उनको यहाँ से लेके आते हैं केरल के कालीकट। और केरल के कालीकट पहुंच के वहां पे वहां का जो राजा था जेमुरीन, उनकी पैतृक उपाधि थी, उनका बहुत स्वागत करते हैं। इसकी कहानी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से वो भारत की खोज कर लेते हैं। बेसिकली ये भारत की खोज नहीं हुई थी, ये हुआ था भारत जाने के समुद्री मार्ग की खोज। तो वास्को डिगामा 1498 में भारत जाने के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, और वो किस रास्ते से, केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत की। छोटे छोटे दोस्तों वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आती रहें। और आगे का टॉपिक होगा पुर्तगाल। क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाल थे, भारत में आने वाले पहले जो देश थे समुद्री मार्ग से, वो पुर्तगाल थे। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। एक एक करके सभी आते गए, तो क्रम में सबसे पहले बनते हैं पुर्तगाल। तो अगली वीडियो में मैं आपके लेके आऊँगा पुर्तगाल, और उसमें भी प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा कौन कौन से कारण थे आने के, दूसरा उनके गवर्नर कौन से थे, उन्होंने क्या काम किए, पुर्तगालियों का योगदान क्या हुआ, साथ में मुंबई की बात की जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।